उसमें हमने जो है वो डिस्कस किया था, हमने कुछ डेरिवेशंस की थी बेसिकली, और डेरिवेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें ड्राइव की थी। मैं ज़रा उसको आपको याद दिलाता हूँ कि हमने क्या क्या किया था। सारे तौर पर आज का डेट है भाई, आज है 10th 2020 ट्यूसडे का दिन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है एक जो है फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, इज टू 1/3 रॉ मीन स्क्वायर स्पीड। इस फॉर्मूले की बेसिस पर हमने ये भी ड्राइव किया था जो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी है विच इज इक्वल टू 3/2 kT, जहाँ पर k का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और फिर हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था कि CRMS जो है वो बराबर होता है किसके, √3p/ρ के। और फिर एक बार फॉर्मूला ड्राइव किया था कि CRMS बराबर होता है किसके, 3 क्या था यार, kT/m। इस तरह से करके हमने जो है वो कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए थे यहाँ पर। फिर हमने भी डिस्कस किया था कि जो CRMS होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के। हमने भी डिस्कस किया था कि दो डिफरेंट टेम्परेचर पे जो CRMS होती है उनका रेशियो बराबर होता है उन दोनों टेम्परेचर के रेशियो के अंडर रूट के। ठीक है, तो ये हमने सारी डिस्कशन जो है कर ली थी। ठीक, अब हमें इससे आगे बढ़ाना है इस टॉपिक को मजीद, तो हम एक एग्जाम्पल से जो है बात शुरू करते हैं। हम एक एग्जाम्पल से बात शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर से अगर मैं आपसे बोलूँ कि एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड the root mean square speed of molecules of an ideal gas is 200 meter per second. So what should be root mean square speed at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो एक आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो 200 मीटर पर सेकंड है। तो सवाल है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितनी होगी, ये हमें मालूम करना है। अब देखें 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो गया हमारा इनिशियल टेम्परेचर हो गया T1, जो कि बराबर होगा 20 + 273 का टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना होता है। यहाँ पर 293 केल्विन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा फाइनल टेम्परेचर हो गया T2, और उसमें भी 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन। 200 मीटर पर सेकंड आपकी इनिशियल CRMS है, तो आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है फाइनल CRMS C2 मालूम करना है। अब रेशियो जो होता है वो क्या होता है कि C2/C1 बराबर होता है √T2/T1 के। अब आप चाहे C1/C2 लिख लें चाहे C2/C1 लिख लें, तो अंडर रूट में आपको T1/T2 की जगह T2/T1 लिखना होगा। अब जो C2 है उसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है, और C1 की वैल्यू जो है वो 200, साथ T2 की वैल्यू जो है वो 373 है, और T1 की वैल्यू थी वो कितनी थी 293 थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको C2 मालूम करना है, तो C2 बराबर हो जाएगा किसके 200 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 373 डिवाइड बाय 293। इसको आप सॉल्व कर लें, उसको सॉल्व करके बनता है इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से शाबाश। अब इसका आंसर बताएं जैसे क्या आ रहा है, अंडर रूट 393 डिवाइड बाय 293 मल्टीप्लाई बाय 200। 225.6, ये सिंपली इसको हम कर लेते हैं 226।
तो इसके CRMS की वैल्यू हो जाएगी 226 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, तो इसकी जो स्पीड की वैल्यू हो जाएगी 226 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब एक काम करते हैं कि एक वर्कशीट जो सॉल्व करते हैं इसके रिलेटेड। ये 2 की वर्कबुक 3 होगी ना, ये आइडियल गैस वाली। वर्कबुक 3 निकालें सब लोग, जा गई वर्कबुक 3। और वर्कबुक 3 का आपको निकालना होगा पेज नंबर 18 निकालें इसका। ठीक है, वर्कबुक का पेज नंबर 18 निकालें जल्दी, शाबाश। 18 नहीं बल्कि 17 निकालें। अच्छा, ये वर्कशीट नंबर 15 कर चुके हैं हम लोग वर्कबुक 3 में। सर हमें वर्कबुक 3 नहीं मिली है अब तक। वर्कबुक 3 नहीं मिली आपको अभी तक? अच्छा चलो, इस मामले को मैं देखता हूँ। चले, वर्कबुक 3 अगर आपको नहीं मिले तो वर्कबुक 3 जो मैं आपको शुरू से इसकी वर्कशीट करा रहा हूँ, ये सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर जब आपको वर्कबुक मिलेगी तो उसमें दोबारा से कर लीजिएगा आप लोग कॉपी। ठीक है, चले वर्कशीट नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है कि स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द एवोगाड्रो कांस्टेंट। एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या होता है? एवोगाड्रो कांस्टेंट ये होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स in 1 mole of any substance or number of atoms in 12 grams of carbon 12। ठीक है, तो एवोगाड्रो नंबर का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनीथिंग, या फिर नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, which is 6.0 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, एवोगाड्रो कांस्टेंट को हमने डिफाइन कर दिया। फिर ये कह रहा है कि a balloon is filled with helium gas at a pressure of 1.1 exponent 5 pascal and a temperature of 25 degrees centigrade. The balloon has a volume of 6.5 exponent 4 centimeter cube. Helium may be assumed to be an ideal gas. Determine the number of atoms. देखिए करना है क्या है, ये आपको प्रेशर गिवन है, ये आपको टेम्परेचर गिवन है, और ये आपको वॉल्यूम गिवन है। तो आपसे कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स यानी कि n मालूम करना है। आपको मालूम कर लेते हैं, लेकिन पहले सारी यूनिट्स को कन्वर्ट कर लें आप। देखें, प्रेशर तो आपका 1.1 एक्सपोनेंट 5 पास्कल है, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें आप 273 ऐड कर देंगे, जगह 298 केल्विन। वॉल्यूम आपका 6.5 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -6 है, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी 6.5 एक्सपोनेंट -2 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि PV इक्वल्स टू होता है nRT। यहाँ पर PV बराबर होता है कैपिटल N अपॉन NaRT। कैपिटल N का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और Na मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, जो कि हमें चाहिए। तो कैपिटल N बराबर होगा किसके? PV इंटू Na डिवाइड बाय RT के। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होगा, P की वैल्यू कितनी है? 1.1 एक्सपोनेंट 5, P की वैल्यू कितनी है? 6.5 एक्सपोनेंट -2, और Na की वैल्यू कितनी है? 6.0 एक्सपोनेंट 23, डिवाइड बाय R की वैल्यू कितनी है? 8.31, टेम्परेचर कितना है? 298। इस पूरे को सॉल्व करें और बताएं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। इस पूरे सवाल को सॉल्व करके बताएं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं। 1.73 एक्सपोनेंट 24। तो
नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए 1.73 एक्सपोनेंट 24 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। कहता है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम V एट प्रेशर P is PV is to nRT where R is the molar gas constant. State what is meant by symbol N. N क्या चीज शो कर रही है? N शो कर रही है नंबर ऑफ मोल्स को, और सिंबल T किसको शो कर रहा है? सिंबल T शो कर रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पर आप इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको टेम्परेचर इन केल्विन भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कह रहे हैं आइडियल गैस इज हेल्ड इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2.4 एक्सपोनेंट 3 सेंटीमीटर क्यूब एंड प्रेशर 4.9 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, और गैस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप साबित करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 2.3 एक्सपोनेंट 23। यानी एग्जैक्टली इसी तरह का सवाल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने, बस सिर्फ फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पर आपको आंसर पहले से दिया हुआ है इसने कि इसका आंसर क्या आना चाहिए? 2.3 एक्सपोनेंट 23 आना चाहिए। कन्वर्जन कर लें, वॉल्यूम बनेगा 2.4 एक्सपोनेंट -3 मीटर क्यूब। ये कैसे हुआ? आपको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 किया, तो 10 की पावर 3 जब 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर -3 बचेगा। टेम्परेचर में 273 ऐड किया ताकि केल्विन में चेंज हो जाए, तो हो जाएगा 373 केल्विन, और आंसर आपका ये आना चाहिए। अभी हमने ड्राइव किया था फॉर्मूला, पीवी बराबर होता है किसके? एनआरटी के, या फिर पीवी बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट इनटू आरटी के। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होगा किसके? पीवी इनटू एनए डिवाइड बाय आरटी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होगा, प्रेशर की जगह क्या आएगा? 4.9 एक्सपोनेंट 5, वॉल्यूम की जगह क्या आएगा? 2.4 एक्सपोनेंट -3, एन की जगह आएगा 6.0 एक्सपोनेंट 23, आर की जगह आएगा 8.31, और टेम्परेचर की जाएगा 373। इसका आंसर देखें 2.3 एक्सपोनेंट 23 आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है इसका? क्योंकि ये आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है मतलब हमने गड़बड़ की है कुछ। ऑलरेडी आंसर 2.3 एक्सपोनेंट 23 आ रहा है आंसर। चलेंगे आगे, चलें आप। Can I use data from part B to estimate the mean distance between molecules in the gas? अब देखिए मीन डिस्टेंस का जो सवाल आ रहा है ना, असल में मीन डिस्टेंस का पहले एक फॉर्मूला हुआ करता था एएस में, फेजेस ऑफ मैटर का चैप्टर होता था एएस में पहले 2016 तक, लेकिन फिर वो चैप्टर निकाल दिया गया था सिलेबस से ना, तो उसमें मीन डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था। लेकिन वो इतनी मुश्किल बात नहीं है, मीन डिस्टेंस हम अभी भी निकाल सकते हैं। मीन डिस्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मीन डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, मीन डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस लें, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ गैस को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से या नंबर ऑफ पार्टिकल से, इसका क्यूब रूट लें, स्क्वायर रूट नहीं लेना है, क्यूब रूट लेना है, तो ये मीन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद कर लें, ये इसमें तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं, लेकिन ये अब आपके काम आएगा। वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ गैस हमारा है 2.4 एक्सपोनेंट 3 सेंटीमीटर क्यूब, 2.4 एक्सपोनेंट 3 सेंटीमीटर क्यूब, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे 2.3 एक्सपोनेंट 23। अब देखेंगे वॉल्यूम मैंने यहाँ पे मीटर क्यूब में नहीं लिया है, इसलिए क्योंकि मुझे मीन डिस्टेंस जो चाहिए वो सेंटीमीटर में चाहिए, तो इसलिए वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब में ले रहा हूँ, मीटर क्यूब में नहीं ले रहा। इसको सॉल्व करके बता दें क्या आंसर आ रहा है जल्दी से, शाबाश।
2.2 एक्सपोनेंट माइनस 7 नहीं गलत आ रहा है, हो सकता है सही आ रहा हो। एक बंदा और चेक करो जरा, ये आ रहा है 2.2 एक्सपोनेंट माइनस 7 तो जाएगा भाई 2.2 एक्सपोनेंट माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बात ध्यान में रखें कि जो मेन डिस्टेंस का जो आंसर आपका जब कभी भी आएगा ना, इसका आंसर जब भी आपका आएगा मेन डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स तकरीबन 10 की पावर -9 या 10 की पावर -10 मीटर आएगा, और सेंटीमीटर में 10 की पावर -7 या 10 की पावर -8 में आएगा। और आपका आंसर इसके अलावा कुछ और नहीं, मतलब आपका आंसर आ रहा है 10 की पावर -15 मीटर या 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है। मतलब जो मॉलिक्यूल और एटम के दरमियान जो स्पेसिस होते हैं, जो सेपरेशन होती है ना, वो तकरीबन इतनी होती है, 10 की पावर -10 या 10 की पावर -9 मीटर, और सेंटीमीटर में 10 की पावर -7 और 10 की पावर -8। अब आ जाए अगली वर्कशीट पे। The kinetic theory of gases is based on some simplifying assumptions. The molecules of the gas are assumed to behave as hard elastic identical spheres. State the assumption about the ideal gas molecules based on the nature of their movement and their volume. नेचर ऑफ मूवमेंट के बारे में काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी क्या कहती है? नेचर ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी कहती है कि वो रैंडमली मूव करते रहते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। तो इसके बारे में assumption हमारा क्या है कि मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली in all directions। मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। और वॉल्यूम के बारे में क्या कहते हैं? वॉल्यूम के बारे में कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स is negligible compared to ठीक है, volume of molecules of a gas is negligible compared to the volume of container containing the gas। फिर ये कह रहा है cube of volume B contains n molecules of an ideal gas। Each molecule has a component Cx of velocity normal to one side s of the cube as shown। The pressure P of the gas due to the component Cx of velocity is given by the expression P is equals to nm Cx square, where mass m is the mass of a molecule। Explain how the expression leads to the relation P is equals to 1/3 nm bracket c square, where c square is the mean square speed। यानी कह रहे हैं कि इस इक्वेशन में Cx स्क्वायर की जगह 1/3 ब्रैकेट c स्क्वायर कैसे आएगा? ये बात हम पहले कंसीडर कर चुके हैं। हम ये कंसीडर कर चुके हैं कि जो c होता है c स्क्वायर वो किसके बराबर होता है? वो Cx स्क्वायर प्लस Cy स्क्वायर प्लस Cz स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी Cx की होती है वही प्रोबेबिलिटी Cy की होती है, वही प्रोबेबिलिटी Cz की होती है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि c स्क्वायर बराबर होगा Cx स्क्वायर प्लस Cx स्क्वायर, या c स्क्वायर बराबर होगा 3x स्क्वायर के, या ब्रैकेट c स्क्वायर बराबर होगा 3 ब्रैकेट Cx स्क्वायर के। ठीक है, या फिर ब्रैकेट Cx स्क्वायर बराबर होगा 1/3 ब्रैकेट c स्क्वायर। तो इक्वेशन में पुट करेंगे तो P भी इक्वल्स टू nm ब्रैकेट Cx स्क्वायर लिखा हुआ था ना, Cx स्क्वायर की जगह पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/3 nm ब्रैकेट c स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो कल डेरिवेशन की थी ना P इक्वल्स टू 1/3 लॉ ब्रैकेट c स्क्वायर, तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर इतनी लंबी डेरिवेशन के एग्जाम में आती है नहीं आती? इसका जवाब ये है कि इतनी लंबी डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती, लेकिन उसका कहीं से भी पूछ सकता है। जैसे उसने सिर्फ इतना पार्ट पूछ लिया कि Cx स्क्वायर की जगह 1/3 c स्क्वायर कैसे आया, तो बस हमने वो वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दिया कि भाई Cx स्क्वायर की जगह 1/3 स्क्वायर क्यों आएगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस हैव अ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ 520 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उनकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालें 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल जैसे अभी हमने किया था। पहली जो आपकी स्पीड है c1 वो 520 है,
और आपका टेम्परेचर जो T1 है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्लस 273 करेंगे तो जाएगा 300 केल्विन। अब आपको C2 यानी कि दूसरी CRMS स्पीड मालूम करनी है दूसरे टेम्परेचर पे T2 पे, और T2 आपका है 100 प्लस 273 यानी कि 373 केल्विन आपका नया टेम्परेचर है। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि C1/C2 बराबर होगा अंडर रूट T1/T2 के। C1 आपका 520 है, C2 मालूम करना है, और T1 आपका कितना है 300 और T2 है 373। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 बराबर होगा आपका किससे, C2 आपको बराबर होगा अंडर रूट 373 डिवाइड बाय 300 और मल्टीप्लाई बाय 520। तो देख लें C2 का आंसर क्या आ रहा है जल्दी से। $579.8 यानी कि राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 579.8 को राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 580 मीटर पर सेकंड। तो आपकी RMS स्पीड आ जाएगी 580 मीटर पर सेकंड। फिर कह रहे द प्रेशर P and volume V of an ideal gas are related to the density rho of the gas by the expression P used to 1/3 rho bracket C square. कह रहे stated what is meant by bracket C square। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने पढ़ा था मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी ऑफ molecules of an ideal gas। एक आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की मीन स्क्वायर स्पीड जो है उसको हम ब्रैकेट C स्क्वायर कहते हैं। Can you use the expression to show that the mean kinetic energy of gas molecule is given by EK is equals to 3/2 kT। कह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है कि P बराबर है 1/3 rho ब्रैकेट C स्क्वायर के, इसको यूज करते हुए आप ये ड्राइव करें कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है मीन काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT के बराबर। यानी कि यहाँ पर EK का मतलब क्या है, मीन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हमने ब्रैकेट EK से शो किया था। उन्होंने ब्रैकेट लगाने का तकल्लुफ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इसको EK कह दिया, कोई मसला नहीं है। P बराबर होगा 1/3, डेंसिटी का मतलब क्या होता है Nm यानी कि मास ऑफ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस ब्रैकेट C स्क्वायर। P जो है लेफ्ट साइड पर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा PV इक्वल्स टू 1/3 Nm ब्रैकेट C स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि PV इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता है PV इक्वल्स टू nRT होता है। लिहाजा देयरफॉर 1/3 Nm ब्रैकेट C स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, nRT के। ये PV की जगह में क्या लिया है, PV की जगह में nRT लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो n है क्या, स्मॉल n यानी कि आपका नंबर ऑफ मोल्स, वो कैसा आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू RT। n से n कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 m ब्रैकेट C स्क्वायर बराबर बचेगा R/n का मतलब मैंने कल बताया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट kT। दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर देंगे तो जाएगा 1/2 m ब्रैकेट C स्क्वायर बराबर होगा 3 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 3/2 kT, और हाफ m ब्रैकेट C स्क्वायर का मतलब है एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/kT के बराबर। तो ये क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, आपने शो कर दिया इसको। मतलब वही डेरिवेशन है जो हमने कल की थी, एग्जैक्टली वो डेरिवेशन छाप दी उसमें। कह रहे हैं an ideal gas containing 1 mole of molecules is heated at constant volume. Use the expression in a part 2 to show that the thermal energy required to raise the temperature of the gas by 1 Kelvin has a value of 3/2 R, where R is the molar gas constant। देखिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो किसके बराबर है, वो बराबर है 3/2 kT के बराबर है। अब आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसके लिए एनर्जी कितनी चाहिए होगी, डेल्टा के ई चाहिए होगी। डेल्टा के ई बराबर होगा 3/2 के डेल्टा टी के। वो चेंज तो टेम्परेचर हो रहा है, 3/2 के की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अब ये बात हो रही है फॉर 1 मॉलिक्यूल। अगर फॉर 1 मोल बात करें तो फॉर 1 मोल बात करें तो काइनेटिक एनर्जी या हीट कितनी चाहिए होगी,
3/k डेल्टा टी इंटू Na, क्योंकि एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप k को मल्टीप्लाई करेंगे Na से तो बराबर हो जाएगा वो R के, इसलिए आगे बराबर हो जाएगा क्योंकि R/Na होता था। तो आपका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा या जो थर्मल एनर्जी चाहिए होगी बराबर हो जाएगी 3/2 k की जगह क्या आ जाएगा R डेल्टा टी। आपको टेम्परेचर कितना चेंज करना है 1 केल्विन, तो फॉर 1 केल्विन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन थर्मल एनर्जी बराबर होगा 3/2 R। ठीक है, इसको अभी ये मजीद अभी आगे अगले चैप्टर में आप फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगी बात आपको मजीद। कह रहे नाइट्रोजन में भी assumed to be an ideal gas. The molar mass of nitrogen is 228 gram per mole. Use answer in part B part 2 to calculate the value of specific capacity. ये specific capacity आपने पढ़ा हुआ नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। The product of pressure P and the volume B of an ideal gas is given by P is equal to 1/3 Nm bracket C square, where M is the mass of one molecule of the gas. State the meaning of capital N. Capital N का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कैपिटल का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैपिटल एन का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैपिटल एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ब्रैकेट सी स्क्वायर का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है। मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। The product PV is also given by the expression P is used to NKT. Deduce an expression in terms of the Boltzmann constant in thermodynamic temperature for the mean kinetic energy. Kinetic energy का फॉर्मूला ड्राइव करना है। देखिए PV बराबर है 1/3 Nm ब्रैकेट C स्क्वायर के and PV is also equal to NKT. तो दोनों को इक्वेट करें तो 1/3 Nm ब्रैकेट C स्क्वायर किसके बराबर होगा? NKT के बराबर होगा। n से n कैंसिल हो जाएगा तो आपका m ब्रैकेट C स्क्वायर बराबर होगा 3KT के, तो मतलब डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हो जाएगी मीन काइनेटिक एनर्जी और ये बराबर होगा 3/2 KT। वही डेरिवेशन है जो पिछले सवाल में की थी, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के किया इसको। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए। अभी इस साल में ये जो सवाल आ गया ना, अभी नेक्स्ट चैप्टर के सवाल आ गए इसमें, बाय मिस्टेक जो है ना इसमें नेक्स्ट चैप्टर के सवाल आ गए, थर्मल प्रॉपर्टीज के सवाल आ गए इसके अंदर। ठीक है, आपको नेक्स्ट चैप्टर पहले पढ़ना पड़ेगा फिर क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट इट। आइडियल गैस चैप्टर जो आपका फिनिश हो गया। ठीक है, तो आइडियल गैस चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब इसमें सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हमने जो है वो अपना सूरत हाल ऐसी है कि हमने आइडियल गैस चैप्टर खत्म कर लिया, इसके वर्कशीट भी सॉल्व कर लिए और मैं फैजान से पूछता हूँ कि अभी तक इसने आपको जो है वो बुक क्यों नहीं दी है इसकी, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं इस चीज़ को, इस मसले को।
सही, अब हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें। उसकी वजह ये है कि ये अभी सही से जो है ना काम हो नहीं पाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो लेक्चर है मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन ये कि ये लेक्चर जो है वो आपको वर्कबुक लेना पड़ेगी और फिर दोबारा से इसको वर्कशीट को सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने तो सॉल्व कर दी है, आपको भी इसको एक दफ़ा सॉल्व करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप लोग आए कल इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिर हम, ठीक है। ये मैं लेक्चर आपके साथ शेयर कर देता हूँ।